हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 आर्ट्स वालों के लिए है और आर्ट्स में जिनका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस उनके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के 30 ऐसे प्रश्न करेंगे जो आपके इस बार एग्जाम में आने की जो है लगभग 90% जो है संभावना रखती है। इससे पहले वाले क्लास में जो है हम लोग हिस्ट्री के 30 प्रश्न को कर चुके हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 30 प्रश्नों को करेंगे, आपकी अपनी भाषा में करेंगे, जिससे ये प्रश्न जो है आपको रटना ना पड़े और आप जो है इस प्रश्नों के जो है मास्टर बन जाएं, है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो 2 नंबर के ये सभी प्रश्न हैं। 2 नंबर में आपके एग्जाम में जो है 30 गो प्रश्न आता है। कहता है कि कौनो जो है 15 गो प्रश्न हमरा बना के दे दीजिए। 30 गो में से 15 गो, समझ रहे हैं, 15 गो तो आप सुतहूं के बना देंगे, है कि नहीं। अब 30 गो में से 15 गो सब दो नंबर के होता है, यानी कि 30 नंबर के बात हुआ है। चलिए, तो अब जो है इसमें से पहला प्रश्न को हमनी के देखते हैं। पहला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई। एगो प्रश्न इससे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। कब कहेगा तो 29 दिसंबर 1953 को किया गया। अब प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछ ले है कि काहे किया गया, बताओ तो तनी। तो यह प्रश्न जो है बउआ वाला है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना इसलिए की गई कि राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के मामले को देखने के लिए 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया। कब किया गया आप तो बताइए दीजिएगा। 29 दिसंबर 1953 को। काहे किया गया तो देखिए, पहले जो है बिहार में ही एगो राज्य था जेकर नाम था झारखंड, बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन झारखंड को जब अलग किया गया तो बीच में एगो बॉर्डर बना होगा, है कि नहीं। अब वो बॉर्डर कौन बनाया होगा तो वो बॉर्डर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग ही बनाता है। का वो करता है तो राज्यों के बीच में जो है जो सीमा होता है, सीमा कोनो लड़की के नाम नहीं, बॉर्डर जो बनाया जाता है वो राज्य पुनर्गठन आयोग ही जो है बनाता है कि इसके बाहर इसके अंदर का होगा का नहीं होगा। ठीक है, तो आपसे कोनो पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग यानी एसआरसी की स्थापना क्यों की गई, तो बॉर्डर बनाने के लिए किया गया कि 2 राज्य में जो है कितना हिस्सा वो राज्य के होगा, कितना हिस्सा ई राज्य के होगा, यह बॉर्डर को बनाने के लिए। कब किया गया 29 दिसंबर 1953 को किया गया। कितना आसान था, बउआ वाला बात था, है कि नहीं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हमनी के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नियति से साक्षात्कार भाषण किसके द्वारा और कब दिया गया। देखिए क्वेश्चन है नियति से साक्षात्कार, यह एगो भाषण है जो किसके द्वारा दिया गया और कब दिया गया। तो जानते हैं नियति से साक्षात्कार भाषण जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था तो 14 अगस्त के मध्य रात्रि में दिया गया था। बातें आपको समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम आपको बता देते हैं। नियति से साक्षात्कार भाषण तो जवाहरलाल नेहरू दिए थे। कब दिए गए थे तो 14 अगस्त को दिए थे आधा रात में। आज जब दिए थे तो वहां पे वो जो है मौजूद थे राष्ट्रपति भवन में। कौन तो वायसराय लॉर्ड मौजूद राष्ट्रपति भवन से ऐतिहासिक भाषण दी ट्रिस्ट दी डेस्टिनी जो है दिया गया था। बातें आपको समझ में आई। आपको जो है सिंपल सी भाषा में हम आपको बता दे, नियति से साक्षात्कार भाषण जवाहरलाल नेहरू दिए थे। कब दिए तो 14 जो है अगस्त को मध्य रात्रि में दिए। बात खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जो है थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब है, का अर्थ है। तो देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत का अर्थ इस प्रकार है, इसमें कहा गया है कि मुसलमान और हिंदू हर परिभाषा से 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। देखिए अब तनी हम आपको समझा देते हैं, ये लिखंत भाषा आपको समझ में नहीं आता होगा, है कि नहीं। द्विराष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, द्वि मतलब 2 तो 2 राष्ट्र के सिद्धांत जो है क्या है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जानते हैं क्या है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है यह बताता है
कि दो गो धर्म के जो है अलग अलग देश होता है, ठीक है, जिसमें अपन धर्म के जो भी, जैसे मुसलमान कोई है, हम लोग जो है हिंदू हैं, जैसे मुसलमान और हिंदू दो गो धर्म है, यहाँ पे भेदभाव नहीं, हम समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो मुसलमान और हिंदू जो है दो गो धर्म है। अब इनके धर्म में, मुसलमान धर्म में क्या होता है क्या नहीं होता है, इनकी जनसंख्या कहाँ पे अधिक है, इसको जो है अलग एगो राष्ट्र बना दिया गया। और जहाँ पे हिंदू धर्म के ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पे हिंदू मान्यताएं ज़्यादा है, उसको जो है अलग एगो राष्ट्र बना दिया गया। तो इन दोनों नियमों को जब मिलाया गया तो उसे बोला गया द्विराष्ट्र सिद्धांत। यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत यह कहता है कि अलग अलग धर्म के लोग जो हैं अपनी जहाँ पे उनकी संख्या अधिक है वे अपने धर्म के अनुसार जो है चल सकते हैं, गुजारा बसेरा कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। बातें आपको समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आई होगी। जैसे सपोज डैट हम जो है हिंदू धर्म से हैं, हमनी के भारत देश में हिंदुओं की संख्या जो है अधिक है, तो यहाँ पे जो है हिंदू ही ज्यादातर मान्यताएं मानी जाती है कि नहीं। अब जो है हम लोग दूसरे देश के बात करेंगे और वहां पे अगर मुस्लिमों की संख्या अधिक है तो वहां पे मुस्लिम धर्म ज्यादा प्रचलित होगा, है कि नहीं। तो ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। बातें आपके दिलों और दिमाग में जा रही है तो कहिएगा हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए 300 प्रश्न जो है बउआ वाला है और आपको क्लास में अगर नहीं याद होता है तो आप में कोनो दिक्कत नहीं, हम ही समझावे में जो है कहीं गलती कर रहे होंगे। चले नेक्स्ट प्रश्न, चौथा नंबर, हरित क्रांति के किन्हीं दो सकारात्मक परिणाम लिखें। यानी जब हरित क्रांति भारत में आया तो हरित क्रांति से जो है पॉजिटिविटी का आया, मतलब कि हरित क्रांति से क्या लाभ हुआ यह आपको बताना है। तो बहुत सारे लाभ हुए। हरित क्रांति से लाभ का हुआ तो अधिक उत्पादकता वाली प्रजातियों को बोया जाने लगा, मतलब जो ज्यादा फसल देती है उस बीज को बोया जाने लगा, है कि नहीं। उत्पादकता में वृद्धि के लिए भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने लगा। हरित क्रांति इसीलिए आया था कि फसलों के उपज को बढ़ाया जाए, तो बढ़ाने के लिए खाद ज्यादा डालने लगा सब। तो ये भी जो है आपसे जो है कोनो दुए को पूछा है सकारात्मक, आपको जो है हम 4 गो लिख के दिए हैं। बातें आपको समझ में आ रही है कि 2 गो कोनो पूछे तो आप बता दीजिए। अब बिना रटले आप कैसे याद कर सकते हैं। तो हरित क्रांति से पहला फायदा कि फसल जो पहले कम होता था वो अधिक उपजने लगा। दूसरा क्या हुआ, तो पहले जो है लोग खाली पानी डाल के जो है फसल उगाते थे, लेकिन अब खाद डाले लगे जिसे रासायनिक उर्वरक कहा जाता है, जिससे फसल की उपज जो है अधिक हो गई। हरित क्रांति आया तो किसान जो है, किसानों की संख्या बढ़ गई, काहे कि फसल जो है अधिक उपजने लगा, है कि नहीं। तो ये सब जो है आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग 5 नंबर की बात करते हैं। विकास के 2 मॉडल कौन से हैं? भारत के द्वारा विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया? देखिए विकास के मॉडल कहने का मतलब है कि भारत जो है विकास करने के लिए कौन कौन से मॉडल अपनाया गया, वो 2 गो मॉडल के जो है नाम बताइए। तो पहला देखिए हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल के तहत जो है भारत जो है अपना विकास करना शुरू किया, और इसे अपनाया कब गया था? तब प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है इसे अपनाया गया। हमारे को बउआ वाला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए तो पहला जो है विकास के मॉडल अपनाया गया हैरोल्ड डोमर मॉडल, और कब अपनाया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। बचत और पूंजी उत्पादकता पर केंद्रित था। इस मॉडल में क्या था? तो आपको जो है बचत कैसे करना है, पूंजी कहाँ पे लगाना है, इस मॉडल में जो है बताया गया था कि पैसा को कैसे बचाना है और पूंजी यानी बिजनेस कैसे बढ़ाना है, पूंजी कहाँ पे लगाना है, ठीक है। दूसरा है महान लोबिस मॉडल, और इसे कब अपनाया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, और यह क्या था? तो पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्रित था। मतलब कि कोई चीज में जब पूंजी हम लगा रहे हैं तो उसका उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे, ये जो है महान लोबिस मॉडल में लिखा हुआ था। बातें आपको समझ में आई?
भारत अपने विकास के लिए 2 मॉडल अपनाया। कौन कौन सा मॉडल अपनाया? तो पहला हैरोल्ड डोमर मॉडल, जिसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। दूसरा महालनोबिस मॉडल, जिसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, है कि नहीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल अपनाया गया वो बताता है कि बचत कैसे करना है, पूंजी कहाँ पे लगाना है। और महालनोबिस जो मॉडल था, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, वो बताता है कि जहाँ पे हमनी के पूंजी लगाए हैं उसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। बातें आपके दिलों और दिमाग में जा रही होगी। चलिए नेक्स्ट बातें हम लोग करते हैं। और आपको जो है बोरिंग नहीं लगना चाहिए, काहे कि एग्जाम आपका जो है नज़दीक है, और अगर आपको क्लास करने में अंग ना लगे तो समझिए आप बर्बादी के कगार पे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के 2 सैद्धांतिक आधार लिखें। भारत की विदेश नीति यानी भारत जो है विदेशों के बारे में क्या सोचता है, विदेशों के लिए क्या नियम बनाया है, उसके बारे में आपको बताना है। तो भारत का 5 गो सिद्धांत है, लेकिन आपको 2 गो बताना है। हम 5 गो इसलिए लिख दिए हैं, हो सके 5 नंबर में पूछ देवे, है कि नहीं। चलिए पहला है, दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान। यानी कि दूसरे देश के लिए जो है हम लोग ना ही उसमें जो है भेदभाव करेंगे और ना ही उसके सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, और उससे जो है हमनी के मिलजुल के रहेंगे। यानी विदेशों के प्रति भारत के लोगों का यह सोच है, विदेशों के प्रति, कि ना ही हम उसके धर्म को ठेस पहुंचाएंगे, ना ही उसके जो है हम लोग आर्थिक स्थिति को ठेस पहुंचाएंगे, हम सबका जो है सम्मान करेंगे। ठीक है। दूसरा है परस्पर गैर आक्रामकता। यानी कि हम लोग विदेशी देशों के खिलाफ जो है हमेशा अग्रेसिव नहीं होंगे, मतलब खिसियाएंगे नहीं, लेकिन जब वो खिसियाएंगे तब हमनी के खिसियाएंगे। ठीक है। तीसरा है परस्पर गैर हस्तक्षेप। यानी बिना मतलब के हमनी के जो है दूध में जोरन नहीं डालेंगे, मतलब जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे 2 आदमी बात कर रहा है, हमनी के काहेला ओकरा बीच में जाएंगे। तब विदेश अगर 2 गो विदेशी देश जो है अपने में मिलजुल के रह रहा है तो हमनी के बीच में नहीं जाएंगे। ठीक है। तो ये जो है आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विधेयक क्या है। आप बहुत बार सुने होंगे कि विधानसभा में, चाहे राज्यसभा में, चाहे लोकसभा में एगो विधेयक पास हुआ है, चाहे आप सुने होंगे कि एगो बिल पास हुआ है। आखिर ये बिल या विधेयक होता क्या है? तो देखिए क्या होता है, पहले लिखल है उसको हम दिखा देते हैं। बिल या विधेयक एक प्रस्ताव होता है जिसे विधि का स्वरूप देना होता है। कुछ देशों में जैसे इंग्लैंड या भारत में विधेयकों की 2 श्रेणियां होती है। ठीक है। अब चलिए हम आपको समझाते हैं। विधेयक जो है एक प्रकार का कानून होता है जो देश को चलाने के लिए जो है संसद में बनाना पड़ता है, और हर एक मंत्रिमंडल जो है अपने अनुसार जो है बनाता है। फॉर एग्जाम्पल हमको जो है भारत सरकार का एगो मंत्री बना दिया गया, तो हम जो है अपन जनता के भलाई के लिए जो है एगो नियम बनाएंगे, उस नियम को जो है अब हम विधानसभा में, अगर विधायक हैं तो विधानसभा में पेश करेंगे, सांसद है तो लोकसभा में पेश करेंगे, अगर राज्यसभा सांसद हैं तो हम लोग राज्यसभा में जाएंगे। तो हम जो है मान के चलिए हम देश के एगो मंत्री हैं और हमको जो है अपने जनता के भलाई के लिए एगो नियम बनाना है, तो हम अकेले उस नियम को पास नहीं कर सकते हैं। उस नियम को हम लोग लेके जाएंगे संसद में, वो जो है हम लोग स्पीकर के सामने रखेंगे, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष के सामने। और लोकसभा के अध्यक्ष के सामने रखेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है उस सब जितना भी सांसद उसमें बैठल है सब से सहमति लेगा कि का ई नियम को लागू कर दें या नहीं करें। अगर ओकरा में से 1/3 सदस्य भी कह देता है कि इस नियम को लागू करें तो वो बिल जो है पास हो जाता है। 1/3 कहे के मतलब कि 10 में से अगर 3 गो लोग भी कहता है मतलब तो वो जो है पास हो जाता है। तो ये नियम जो है बिल या विधेयक कहलाता है। बातें आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे।
तो आगे जो है नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्षता या तटस्थता से कैसे अलग है। मतलब आपसे क्वेश्चन ई भी पूछ सकता है कि गुट निरपेक्षता और तटस्थता में अंतर बताएं। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, तटस्थता का होता है किसी का साथ नहीं देना, सिर्फ अपने विचारों पर ही कायम रहना तटस्थता कहलाता है। गुट निरपेक्षता का मतलब है कि अपने गुट या संगठन के साथ रहना, संगठन की हर बात को मानना। चलिए अब इसको विस्तार से हमनी के समझते हैं। तटस्थता को जो है आप एक घमंडी आदमी से समझिए और गुट निरपेक्षता को जो है एक साधारण आदमी से समझिए जिसके पास घमंड 0% है। तटस्थता यानी घमंडी आदमी जो सिर्फ अपने भलाई के बारे में सोचता है और दूसरों के साथ मिलजुल के नहीं काम करना चाहता है, उसे ही हमनी के तटस्थता कहते हैं। और गुट निरपेक्षता जो है उस देश को कहते हैं जो अपने भलाई के लिए और दूसरे के भलाई के लिए भी काम करता है और ग्रुप में मिलके जो है काम करना चाहता है। ठीक है, उसे जब ऐसा देश है जो दूसरे के साथ मिलके काम करना चाहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है गुट निरपेक्षता कहते हैं। और जो अकेले बाहुबली अपने आप को समझता है उस देश को तटस्थता कहते हैं। आई थिंक आपको जो है समझ में ये बातें आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट बात पे जो है हमनी के चर्चा करेंगे। और जाहिर सी बात है ये सब बहुआ वाला प्रश्न है जो आपके जो है दिलों और दिमाग में जो है जा रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, न्यायिक पूर्वीलोकन से आप क्या समझते हैं। देखिए, न्यायिक पूर्वीलोकन का है पहले लिखल है उसको हम आपको समझाते हैं। न्यायिक पूर्वीलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है न्यायिक पूर्वीलोकन जो है क्या होता है। जैसे जो है अब न्यायिक पूर्वीलोकन, जैसे आपके घरे जो है पुलिस आया और आपको जो है बिना मतलब के जो है पकड़ के ले गया और थाना में जो है बंद कर दिया और आपको कुछ पते नहीं है कि आपको जो है किस वजह से पकड़ा गया, तो आप जो है अपन वकील के बुलाएंगे और वकील से जो है कोर्ट में जो है क्या करवाएंगे, केस लड़वाएंगे कि ये जो हमको पकड़े हैं ये नियम जो है गलत है, इस नियम को जो है सुधारा जाए। तो उहे जो है जो भी जज होंगे वो फैसला लेंगे कि नियम गलत है, बिना मतलब के किसी को पकड़ना, तो उहे कहलाता है न्यायिक पूर्वीलोकन या पुनराविलोकन भी कहलाता है। ठीक है, कि कोनो कानून है और कानून के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उस पर दोबारा जांच करना, दोबारा जो है उसे सुधारना ही न्यायिक पूर्वीलोकन कहलाता है। बातें आपको समझ में आ गई। चलिए, आपके मन में प्रश्न है कि सर इस सब के नोट्स जो है कहाँ पे मिलेगा, और अगर हमको तैयारी करना है 2024 एग्जाम के लिए तो आप कुछ ऐसा बताइए कि आर्ट्स में जो है हमनी के 400 450 नंबर आ जाए। देखिए, आर्ट्स का जो है हमनी के एगो क्रैश कोर्स आया है जिसका दाम जो है 499 है और उसमें सभी सब्जेक्ट के जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव VVI दिए गए हैं। अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल आपका जो है हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में जो है कम से कम 200 से 400 जो है ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके बाद 100 से 150 जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा और 30 से 50 जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। अगर उन सभी को आप पढ़ लेते हैं तो सिंपल सी भाषा में कहें तो आप जो है महारथी बन जाएंगे। वैसे ही सभी सब्जेक्ट के हैं क्रैश कोर्स में, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के हैं। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स ज्ञानोदय बैच आर्ट्स वाला जो है ज्वाइन जरूर करें। 499 रुपए का कोर्स है। कहाँ से ज्वाइन करना है? प्ले स्टोर से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है SGS क्लासेस, या आप जो है
कमेंट बॉक्स में दिया गया होगा या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, वहां से भी जो है आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे क्रैश कोर्स में जो है जुड़ सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। बात है 10वां नंबर कि एक ध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता में अंतर बताइए। देखिए, एक ध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता का होता है। एक ध्रुवीयता मतलब कि एक देश का जो है बहुत सारे देशों पे जो है का तो मालिकाना हक चल रहा है, उसी को एक ध्रुवीयता कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक देश मिलके जो है एगो संगठन को चलाते हैं तो उसे जो है बहुध्रुवीयता कहलाता है। जैसे आप लिखे भी होंगे इजा, एक ध्रुवीय व्यवस्था पूरे विश्व में उच्चतम आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव वाले एकल राज्य के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। ये आपको समझ में नहीं आया होगा। मतलब एक ध्रुवीयता मतलब पूरा विश्व पे जब कोई एक गो देश राज कर रहा है तो उसको एक ध्रुवीयता बोलते हैं, और 2-3 गो देश मिलके जब पूरा विश्व पे राज कर रहा है उसे बहुध्रुवीयता कहते हैं। बातें आपके दिलों और दिमाग में गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हमनी के बात करेंगे। सभी प्रश्न जो हैं बउआ वाले हैं, बस आपको जो है पढ़ने की जो है देरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन को कोई 4 प्रमुख विशेषता बताएं। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसके 4 प्रमुख विशेषता को जो है बताने हैं। देखिए, तबीयत खराब है फिर भी जो है इतना लंबा क्लास आपके लिए लिया जा रहा है, बस इसीलिए कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं, आप अगर 3 महीना मेहनत कर देंगे आपका रिजल्ट जो है पूरे गांव में सबसे अव्वल होगा। ठीक है, चलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के कोई 4 प्रमुख विशेषता बताएं। पहला विशेषता, शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना। शीत युद्ध की नीति मतलब समझते हैं, गाली गलौज से जो लड़ाई होता है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन अगर कहीं पे होता है तो उसमें क्या होता है कि शीत युद्ध की राजनीति का त्याग हो जाता है, मतलब गाली गलौज से लड़ाई नहीं होता है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण होता है, मतलब सभी देश जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखना, मतलब कि सेना के संगठन से जो है पूरा एकदम दूरी बनाए रखना, आपको उससे जो है कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, मतलब साम्राज्यवाद समाज से रिलेटेड कोई भी समस्या, उपनिवेशवाद मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी समस्या का जो है विरोध करना। ठीक है, नेक्स्ट है रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत करना, मतलब कि काला और गोरा में जो फर्क होता है उसको जो है खत्म करना। तो ये 4 विशेषताएं हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का, ये जो है आप लिख लीजिएगा। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, किन्हीं से टीचर से पढ़ते हैं, एक बार उनके क्लास को देखिए। क्लास को देखने के बाद जो है उनका एगो जो है आप अपने भाषा में जो है आंसर लिखिए। आंसर लिखने के बाद जो है उसका आप एक बार नोट्स बनाइए और फिर जो है आप देखिए उसमें आप महारत हासिल कर लेंगे, मतलब कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। अगर हमनी के बिहार से हैं और गठबंधन सरकार को हम लोग नहीं समझेंगे तो समझिए बिहार में नहीं है। मतलब वैसी सरकार जो 2 या 3 पार्टियों से मिलकर जो है बनी होती है उसी को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे बिहार में अभी सरकार चल रहा है, 5-6 गो जो है पार्टी मिलके इसको चला रहा है, तो इसको गठबंधन सरकार ही हम लोग बोलेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि गांव में, कस्बा में, पंचायत में कोई भी समस्या होए और उस समस्या का जो समाधान करता है उसी को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमार घरे लड़ाई हो गया, लड़ाई के सुलझावेला या तो हमार घरे के गांव के मुखिया आएगा, अन्य तो हमनी के समीप के जो है पुलिस स्टेशन से थानेदार आएगा, तो वो दोनों का कहलाएगा, स्थानीय स्वशासन कहलाएगा। बातें आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट बात पे अब हमनी के चलते हैं। नेक्स्ट है एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं।
एकात्मक व्यवस्था का होता है, बड़ी सिंपल सी भाषा में है, एकात्मक व्यवस्था होता है कि एगो सरकार जो है पूरे देश को चलाए, उसी को एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में जो है एगो सरकार के कर है नरेंद्र मोदी जी का है, और सरकार जो है पूरे देश को अगर चलाती है, पूरे देश को अपने ढंग से, तो उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। लेकिन भारत में ऐसी एकात्मक सरकार जो है नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों का सरकार है, तो यहाँ पे एकात्मक सरकार नहीं है। अगर सब राज्य में एक ही पार्टी का सरकार होता आ एक वो आदमी पूरे राज्यों को चलाता, तो उसे हमने के एकात्मक सरकार कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एकात्मक सरकार नहीं है। जैसे अमेरिका में एकात्मक सरकार है, एक वो राष्ट्रपति जो है पूरे देश को जो है चलाता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट अब बातें करते हैं स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। देखिए स्वतंत्रता से हमनी के क्या समझते हैं। स्वतंत्रता से हम यह समझते हैं कि वैसे देश जहां पे कोई भी व्यक्ति अपने मन मुताबिक कोई भी कार्य कर सकता है, कहीं पर भी घूम सकता है, कहीं पर भी जो है अपना घर बना सकता है, उसी को स्वतंत्रता कहते हैं। बातें आपको समझ में आ गई कि वैसे देश जहां पे कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार कोई कार्य करे, उसे ही हमनी के स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्सलवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए नक्सलवाद जो है चारू मजूमदार के द्वारा पश्चिम बंगाल से जो है शुरू किया गया है। एगो नक्सल गांव से शुरू किया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नक्सलवाद। ठीक है, ऐसा लिखल भी है कि नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू संथाल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। उसी को हमनी के जो है क्या कहते हैं, तो उसको हमनी के कहते हैं नक्सलवाद। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा है कि नक्सलवाद जो है, नक्सलवाद से आप क्या समझते हैं। तो नक्सलवाद होता है कि अपने देश के लोग ही अपने देश में जो है आंदोलन जब करते हैं, तो उसे जो है नक्सलवाद कहते हैं। जैसे मान के चलिए हम हैं और हमारा जो है अब लगा कि जो है सरकार जो है बढ़िया नहीं काम कर रही है, तो हम अपन एगो संगठन बनाएंगे और सब जो है गोली बंदूक ले रहेगा, इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा गोली बंदूक से, तो उसी को कहेंगे नक्सलवाद। ठीक है, यानी अपने देश के लोग ही सशस्त्र मतलब कि गोली बंदूक से जो है जो आंदोलन सरकार के खिलाफ करते हैं, उसी को नक्सलवाद कहते हैं। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई, 1967 में हुई और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार ने किया था। बातें आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमनी के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है बउआ वाला है। 16 को क्वेश्चन कर लिए, 30 को क्वेश्चन के बाद हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन है कि शाह जांच आयोग क्या था। शाह जांच आयोग क्या था? तो शाह जांच आयोग भारतीय आपातकाल जब 1975 से 77 में हुई थी, तो सभी जातियों की जांच के लिए 1977 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक जांच आयोग था। इसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेसी शाह ने किया था। देखिए शाह जांच का है, तो शाह जांच ओकर नाम इसलिए पड़ा काहे कि उस समय जो है जो जज थे उनकर नाम ही था जेसी शाह, तो उहे एगो जांच की शुरुआत किए। अभी जांच का था तो आपातकाल में जो है लोगों को जो है कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उससे रिलेटेड एक जांच की शुरुआत इन्होंने जेसी शाह ने किया, इसीलिए जो है नाम ही पड़ गया शाह जांच। ठीक है, ये जो है आप देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखल है। चलिए आगे बात करते हैं कि आपातकाल के 2 गो नतीजा बताएं। आपातकाल मतलब समझते हैं इमरजेंसी। जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी तो उस समय एक बार आपातकाल लगा था। आपातकाल में जो है आखिर क्या हुआ, 2 गो नतीजा बतावेला है। पहला नतीजा कि चुनाव जो है स्थगित कर दिया गया।
जानते हैं आपातकाल काहे उस समय लगा था? इंदिरा गांधी जो है चुनाव हार रही थी, इसीलिए जो है आपातकाल लगवा दिए थे। तब पहला जो है ओकर नतीजा आपातकाल के हुआ कि चुनाव स्थगित कर दिया गया, मतलब चुनाव को जो है डेट बढ़ा देवल गया। दूसरा जो है नागरिक के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब वोट डाले के अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, मतलब कोई मीडिया जो है एने से ओने रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है, मतलब चला ही नहीं सकता है। तो आपातकाल के जो है नतीजे आपसे पूछेगा तो आप जो है बता दीजिएगा कि आपातकाल के कौन कौन से नतीजे हैं। तो आपातकाल के पहला नतीजा कि चुनाव स्थगित हो गया। दूसरा नतीजा ये हुआ कि लोगों के अधिकार को जो है छीन लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नगर निगम के क्या कार्य होते हैं। देखिए कोनो अगर गांव में है तो नगर निगम के बारे में नहीं जान रहा होगा, लेकिन जो गांव में नहीं है, शहर में है, नगर में है, वो नगर निगम के बारे में जानते होंगे। नगर निगम के कार्य है सड़क बनावेला, उसके बाद गली एवं नाली बनावेला, गरीबों के लिए घर बनाइए, बिजली बनाना, प्रदर्शन लगाना मतलब कि किताब के मेला हो गया, और भी बहुत सारे मेले होते हैं, उसी को प्रदर्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बातें ये सब जो है बउआ वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जिला परिषद के गठन को संक्षेप में लिखें। अगर आप गांव में होंगे तो मुखिया के साथ साथ एगो जिला परिषद के भी चुनाव होता है, इसके बारे में भी आप जानते होंगे। आखिर ये जिला परिषद होता क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसी के बारे में लिखना ही कहलाता है संक्षेप में व्याख्या करेला। ठीक है, तो देखिए जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर होता है। अब 50,000 की आबादी पर जो है जिला परिषद सदस्य जो है चुना जाता है। ग्राम पंचायत और पक्षित समिति के चुनाव की तरह इसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा जाति जो है भाग ले सकता है, और महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की सुविधा भी जो है इसमें है। जिला परिषद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिला की सभी पंचायत समितियां आती है। चलिए, आप लिखल को नहीं समझ रहे होंगे, हमारी भाषा को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, तो चलिए हम भाषा से ही बात करते हैं। जिला परिषद जो है पंचायत समिति का ही जो है एगो भाग है, यानी आप कह सकते हैं कि पंचायती राज्य व्यवस्था का ही जो है एगो भाग है। जैसे मुखिया होता है तो मुखिया से ऊपर जो है जिला परिषद होता है। जिला परिषद के चुनाव जो है 50,000 व्यक्ति पे एगो जिला परिषद का चुनाव होता है। इसमें हर एक जाति के लोग भाग ले सकते हैं, और इसमें महिला भी खड़ा हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, और महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण भी है। हो गया बात खत्म, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक राज्य को 4 मुख्य विशेषताएं बताएं। आपके मन में प्रश्न आया कि सर संघात्मक राज्य का है। संघात्मक को आप केंद्रीय जो है बोल सकते हैं। केंद्रीय मतलब आप समझते हैं संघ शासित क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश बोल सकते हैं, वही होता है। तो भारतीय संघ व्यवस्था में संघात्मक शासन के प्रमुख रूप से 4 लक्षण कहे जा सकते हैं। पहला, संविधान की सर्वोच्चता होती है। ठीक है, जहां पे संघात्मक राज्य होती है वहां पे संविधान को सबसे ऊपर रखा जाता है, संविधान के नियम कानून के अनुसार ही चला जाता है। दूसरा, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन हो जाता है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है शक्तियां बट जाती है। नेक्स्ट है लिखित और कठोर संविधान को जो है अपनाया जाता है। स्वतंत्र और उच्चतम न्यायालय होता है, मतलब वहां पे जो है हाई कोर्ट होता है। तो ये सभी बातें जो है 4 गो लिखेला था, यहाँ पे 6 गो लिखल है, काहे कि 5 नंबर में आएगा भी, तो आप जो है लिख दें। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। और 21 गो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर आप बोरिंग फील हो रहा है तो भाई आपकी बर्बादी नज़दीक है। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप जो है रियल में एगो स्टूडेंट हैं और प्रभावी स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है आसियान के उद्देश्य बताइए। आसियान को इंग्लिश में एशियन भी कहते हैं, ASEAN। ठीक है, अब आसियान के उद्देश्य क्या है, तो आसियान का उद्देश्य जो है क्या है, अब उद्देश्य को लक्ष्य भी बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द है।
आसियान का मुख्य लक्ष्य सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक मुद्दों के आधार पर राष्ट्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, आसियान का मुख्य लक्ष्य क्या है कि सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक मुद्दों के आधार पर राष्ट्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ ठोस संबंध और पारस्परिक संबंध को बनाए रखना। अब आपके मन में जो है प्रश्न आ रहा है कि सर हमरा तो समझ में नहीं आया, आइए समझाते हैं। आसियान का मतलब है कि देश के विकास के लिए जो है सांस्कृतिक, आर्थिक जो भी समस्याएं हैं उससे उबार पाना, लिखा ले जा, ठीक है, उस मुद्दे से जो है उबार पाना। दूसरे है कि राष्ट्र और क्षेत्र के जो छोटी छोटी जगहें होती है उसमें अच्छे संबंध को जो है स्थापित करना। बस हो गया बात, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं। बउआ वाला प्रश्न है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से आप यह समझते हैं कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को एक समान सरकार द्वारा अधिकार देना। फॉर एग्जाम्पल हमारे गांव में जो है सरकार के एगो नियम आया कि सब जो है क्या मिलेगा, तो सबको जो है इंदिरा आवास जो है मिलेगा। अब जो अमीर आदमी है इंदिरा आवास में जो है उसको 5 लाख रुपया मिल रहा है, जो गरीब आदमी है उसको जो है 1 लाख रुपया मिल रहा है। तो क्या सामाजिक न्याय हो रहा है? एकदम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय उस न्याय को कहते हैं जिसमें सरकार सभी लोगों के लिए एक ही न्याय करती है, उसी को सामाजिक न्याय करती है। यानी गरीब होके, अमीर होके, छोट जाति होके, बड़ा जाति होके, सबको बराबर अधिकार और सम्मान देना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। अब आपके जो है नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ शासित क्षेत्र क्या है। देखिए प्रश्न है कि संघ शासित क्षेत्र क्या है, आइए समझाते हैं। संघ शासित को केंद्र शासित प्रदेश भी आप कहते हैं। तो संघ शासित क्षेत्र, प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र जो है भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का जो है शासन होता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए समझाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो है कोई भी देश का जो है एगो उपराष्ट्र होता है। उपराष्ट्र मतलब जैसे प्रधानमंत्री के नीचे एगो उप प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के नीचे एगो जो है उप मुख्यमंत्री होता है। वैसे ही राष्ट्र के नीचे मतलब देश के नीचे एगो छोटा सा देश होता है, उसी को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित क्षेत्र क्या है, तो संघ शासित क्षेत्र जो है राष्ट्र के एगो उपराष्ट्र होता है जिसमें सीधा अधिकार जो है केंद्र सरकार का होता है, लेकिन चुनाव जो है वहां की जनता करती है अपने सरकार का। जैसे कि दिल्ली के एगो मान लीजिए, जनता चुन के जो है सरकार बनैले है अरविंद केजरीवाल के, लेकिन वहां पे सीधा अधिकार जो है कोनो फैसला अगर लेवेला होता है तो डायरेक्टे जो है नरेंद्र मोदी लेते हैं, यानी केंद्र सरकार। तो केंद्र शासित प्रदेश उसी प्रदेश को कहते हैं जिसमें जो है सीधा अधिकार जो है केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, भले जीते हारे कौनो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हमनी के बात करेंगे, और ये सभी जो हैं बउआ वाले प्रश्न हैं जो आपको जो है बउआ की तरह समझ में भी आ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत द्वारा सामना की गई किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों को लिखें। यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भारत के सामने कौन कौन सी जो है चुनौतियां आई उसको आपको लिखना है। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी चुनौतियां आई, जिसमें प्रथम है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ आर्थिक स्थिति मतलब कि बगली में से पैसा खत्म हो गया। बात आपको समझ में आया। जैसे कैसे कोई बेटा जो है अपन माई बाबू से अलग होता है, घर के बंटवारा होता है तो पैसा बेचारा के खत्म हो जाता है, तो वैसे ही भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसका आर्थिक स्थिति जो है डगमगा गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में धार्मिक एकता और अखंडता को कायम रखना भी एक प्रमुख चुनौती हुई।
मतलब कि स्वतंत्रता जैसे ही हुआ सब धर्म जो है अपन अपन अलग जो है संगठन बनाने लगा, जिससे भारत की अखंडता पे जो है गहरा असर पड़ा और लोग जो है अलग अलग अपने जो है सदस्यों के साथ रहने लगे, यानी कि एक साथ रखना जो है तनिक कठिन हो गया। तीसरा है भारत के सामने एक प्रमुख चुनौती लोकतंत्र का निर्माण करना है, यानी लोगों के लिए एगो नियम का बनाना है। ये भी जो है एगो स्वतंत्रता के बाद जो है बहुत कठिन रहा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब कि यूएनओ होता है, आपको मालूम होगा यूएनओ। अब इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, तब विश्व में युद्ध को रोकना पहला उद्देश्य, दूसरा मानव अधिकारों की रक्षा करना, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को निभाने की प्रक्रिया जुटाना और चौथा सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना। ये सभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य हैं। और भी हैं जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों से लड़ना, ये सभी जो हैं यूएनओ के ही जो हैं का है, तो ये सब जो है उद्देश्य हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निम्नांकित संयुक्त राष्ट्र के अंगों में से किन्हीं 4 के पूर्ण रूप लिखें। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 4 गो नाम दिले है, सब के जो है पूरा नाम लिखेला है। एजा लिखल है यूनेस्को। यूनेस्को के फुल फॉर्म का होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट है UNHCR मतलब यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, उसके बाद भी जो है बहुत एगो और हैं, 4 गो के लिखेला कहा था, 6 गो देले था, 4 गो के लिखेला कहा था, तो हम 4 गो जो है लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। चौथा है UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब कारगिल युद्ध के कारण आपको बताना है कि आखिर कारगिल युद्ध हुआ काहेला था। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि कारगिल युद्ध कब हुआ था। 3 मई 1999 को जो है कारगिल युद्ध हुआ था, बट हुआ क्यों था, तो कारगिल युद्ध होने के पीछे जो है रीजन था कि जम्मू कश्मीर में जो है जो पाकिस्तान वाला है वो आके जो है कब्जा कर लिया था। ये बात जो है भारत को मालूम चल गया तो भारत के लोग गए और कारगिल युद्ध कर दिए, है कि नहीं। ये कारगिल जगह पे हुआ था, इसीलिए इसका नाम जो है कारगिल युद्ध पड़ा। बातें आपको समझ में आ गई, वेरी गुड। 29 नंबर क्वेश्चन, तिब्बत का पठार भारत और चीन के बीच तनाव का मुद्दा है, कैसे। जो तिब्बत का पठार है वो भारत और चीन में जो है हमेशा तनाव उत्पन्न कर ले रहता है। तनाव मतलब लड़ाई झगड़ा, आखिर का है। ताइए वर्ष 1914 में चीनियों और तिब्बती प्रतिनिधियों के ब्रिटिश भारत के साथ शिमला सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सीमाओं का अंकन किया गया। हालांकि 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर पूर्ण रूप से अधिकार करने के बाद चीन ने उस सम्मेलन और मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया, जिसने दोनों देशों को विभाजित किया था। देखिए भारत और चीन के बीच में जो है तिब्बत पड़ता है, और तिब्बत को जो है एक बार चीन जो है हथिया भी लिया, लेकिन फिर ही कह रहा है कि तिब्बत ही नहीं और आगे तक जो है हमारे देश के बॉर्डर है। अब ये बात हमनी के स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, तो इसी के कारण जो है भारत और चीन में जो है तनाव होते रहता है तिब्बत के पठार को लेके, कि तिब्बत के पठार चीन कहता है कि अब हमारा आगे तक है, भारत कहता है नहीं भाई ओइजे तक था, अब ऐसे करेगा तो फिर हमनी में युद्ध होगा, है कि नहीं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, बहुआ वाला प्रश्न जो हम आपको हजारों बार बताए होंगे, दल बदल का है। दल बदल होता है, एगो दल बदल कानून होता है, एगो दल बदल सदस्य होते हैं, एगो दल बदल होता है। दल बदल होता है जैसे आप हाल ही में सुने होंगे कि जदयू में जो है रालोजपा का जो है विघटन हो गया होगा। मतलब कोई पार्टी है जो समझिए कि एकदम डूब रही है, तो बड़ा पार्टी के साथ जाके जो है मिल जाता है, तो उसको कहते हैं कि दल बदल। मतलब कि एक ही पार्टी में दूसर का पार्टी जाके समा गया, अपन नाम जो है पूरा खो दिया, उसी को दल बदल कहते हैं। दल बदल एगो कानून होता है, जैसे कि हम कोई दूसरे पार्टी में हैं
जिसे मान के चलिए कि जदयू के सरकार है, हम दूसर पार्टी से हैं, हम जो है उस दूसर पार्टी से जो है बने हैं विधायक, लेकिन जीतला के बाद जो है जदयू में जाके मिल गए, तो जो दूसर पार्टी वाला है हमरा पे दल बदल कानून के तहत केस कर सकता है कि हमर पार्टी से जीतले था, दूसर का जो है पार्टी में चल गया। ठीक है, तो इसे दल बदल कानून हमनी के कहते हैं। 30 क्वेश्चन बहुआ की तरह आपको बताया गया। हम बार बार आपको कहते हैं कि आपको अगर आर्ट्स में टॉपर बनना है तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन जो है जरूर करें। आर्ट्स का क्रैश कोर्स आपके लिए जो है रामबाण साबित होता है। तो आप आर्ट्स के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। 499 में अगर 450 नंबर आ जाए कोनो दिक्कत नहीं है कि नहीं। वीडियो आप देखे हैं, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।